नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले विधानसभा के जांच संबंधी शक्तियों को लेकर के जो एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में अमेरिका की शक्ति में जो गिरावट आया है उसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है आज के पेपर में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पार्सल आइलैंड, जहां पर चीन ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक वॉरशिप को खदेड़ दिया है, उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मध्य एशिया की यात्रा की जा रही है और यहाँ पर जो एजेंडा है वो है अफगानिस्तान, और उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जून में हमारे देश में जो महंगाई की दर है वो अभी भी 6% से ऊपर बनी हुई है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 में एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है द पावर ऑफ स्क्रूटनी, और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। और इस एडिटोरियल में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का जिक्र किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर वो कौन सा फैसला है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली विधानसभा की एक समिति के अधिकार को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने फेसबुक के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस समिति के सामने हाजिर होने के लिए बुलाया था। और इसको लेकर के जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये केस क्या है। इस मामले को समझने के लिए आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, और इन्हीं दंगे को देखते हुए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के द्वारा फेसबुक के एक अधिकारी को इस समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन ये जो अधिकारी है वह दिल्ली विधानसभा के इस समिति के सामने उपस्थित नहीं हुआ, और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क दिया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है और इसीलिए दिल्ली विधानसभा की कोई भी समिति उसे तलब नहीं कर सकती है, उसे बुला नहीं सकती है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मामला केस ऑफ ओवररीच का है, यानी कि जो पावर दिल्ली विधानसभा के पास नहीं है वो उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके पास नहीं है इसीलिए इससे जुड़े हुए मामले में वो उनको नहीं बुला सकते। यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से पूछा गया, उनका रुख जानना चाहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पर उन्होंने भी उस अधिकारी के तर्क का समर्थन किया और कहा कि इस मामले में दिल्ली विधानसभा के पास कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। लेकिन यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना अंतिम फैसला सुनाया गया तो उन्होंने उस अधिकारी और केंद्र सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली विधानसभा के पास वो पूरी शक्ति है कि वो किसी भी अधिकारी को किसी भी समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि विधानसभा न केवल कानून बनाने का कार्य करती है बल्कि शासन के ऐसे कई पहलू हैं जो विधानसभा के आवश्यक कार्यों का हिस्सा है, उस पर भी काम करती है। और उसमें से एक काम है कि जो समितियां होती है विधानसभा की, वे किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को उनके सामने उपस्थित होने के लिए कह सकती हैं। यानी कि सिर्फ कानून बनाना ही विधानसभा का काम नहीं है। यहाँ पर जो विधानसभा के पास जो अतिरिक्त कार्य है जिसमें बहुत सारी समितियां होती हैं और जरूरत पड़ने पर ये समितियां संबंधित अधिकारियों को इनके सामने उपस्थित होने के लिए कहती हैं, वो भी विधानसभा का एक आवश्यक कार्य है और यहाँ पर इसका उपयोग दिल्ली विधानसभा भी कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पर संसद के द्वारा बनाया गया आईटी एक्ट लागू होता है, उनको किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा अपने किसी समिति के सामने उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि इन पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून लगता है, केंद्र सरकार का कानून लगता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। उनका काम होता है एक व्यक्ति के मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना। वे मैसेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते और इसीलिए अगर इन मैसेज से कोई दंगा फैलता है, कोई गलत काम होता है, तो इसके लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो मैसेज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके समाज में फैलाए जाते हैं, इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है और जो अंततः राज्य के शासन को प्रभावित करता है। और इसीलिए राज्य की विधानसभा के पास ये अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो मैसेज भेजे गए हैं उसके कारण कोई गलत काम हुआ है, दंगे भड़के हैं, तो वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को अपनी समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कह सकता है, भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार का आईटी एक्ट लागू होता हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर विधानसभा के द्वारा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यक्ति को अपनी किसी भी समिति के सामने बुलाया जाता है, तो वह केंद्र के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है। और यहां पर दिल्ली विधानसभा फेसबुक इंडिया के किसी भी अधिकारी को बुला सकती है। और यहां पर कहा जा रहा है कि इस फैसले का असर बहुत ही दूरगामी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को अपनी समिति के सामने बुलाना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेकर के बहुत सारे फेक न्यूज़, फेक मैसेज फैलाए जाते हैं, जिसके कारण हिंसा भड़कती है। और इसको देखते हुए बहुत सारे राज्यों के विधानसभा के द्वारा भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को उनकी किसी समिति के सामने बुलाए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन केंद्र सरकार के रुख के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती थी। अब जब से ये फैसला आया है, तब से आसानी से कोई भी विधानसभा ऐसे मामलों में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारी को बुला सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है। और ये बहुत ही दूरगामी फैसला है, जिसका असर राज्य और केंद्र के रिश्तों पर भी पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान में रखना है। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आज के समाचार पत्र में पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया है, जिसका शीर्षक है ट्रेसिंग द डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर। तो जैसा कि शीर्षक से साफ हो जाता है कि यहाँ पर यूएस के पावर में जो कमी देखी जा रही है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये एडिटोरियल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ये एडिटोरियल एक बुक को बेस बना करके लिखा गया है। उस बुक में जो बातें लिखी गई है उसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आप जब भी इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इसकी समरी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और 4-5 पॉइंट लेकर के मैं आपको ये एडिटोरियल समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि एक बुक को आधार बना करके इस एडिटोरियल को लिखा गया है और उस बुक का नाम है ए न्यू कोल्ड वार, हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना, जिसे कि संजय बारू और राहुल शर्मा के द्वारा एडिट किया गया है। और इस बुक में जो बातें लिखी गई है उसी को यहाँ पर आधार बनाया गया। और यहाँ पर ये कहा गया है कि 12 जुलाई 1971 को हेनरी किसिंजर के द्वारा चीन की यात्रा की गई थी, जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं और कोल्ड वार को खत्म हुए भी लगभग 30 साल हो गए हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि इन वर्षों में अमेरिका के पावर में बहुत ज़्यादा कमी आई है और इस कमी का कारण है अमेरिका के विदेश नीति में चेंज होना। यहाँ पर कहा गया है कि किसिंजर की चीन यात्रा के 20 साल बाद तक अमेरिका के विदेश नीति यथार्थवादी व्यवहारिकता यानी कि रियलिस्टिक प्रैग्मैटिज्म के ऊपर निर्धारित थी। यानी कि जो दुनिया की सच्चाई था उसको देखते हुए अमेरिका अपनी विदेश नीति बनाता था। लेकिन 1990 के बाद यानी कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद जो अगला 30 वर्ष आया उसमें अमेरिका के विदेश नीति में चेंजेस हुआ और यहाँ पर ये जो विदेश नीति है वो उदारवादी आदर्शवाद यानी कि लिबरल आइडियलिज्म पर आधारित हो गया और इसके बाद से ही अमेरिका के पावर में कमी देखी गई। यानी कि यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 1990 के पहले जो अमेरिका के विदेश नीति थी वह यथार्थवादी फैक्ट पर आधारित थी,
जबकि 1990 के बाद अमेरिका की विदेश नीति उदारवादी आदर्शवाद पर निर्धारित हो गई और यही सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के पावर में कमी का। यहां पर एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हेनरी किसिंजर के चीन यात्रा के 20 सालों तक जो नीति अपनाई गई अमेरिका के द्वारा वो कितनी सक्सेसफुल हुई। और यहां पर कहा गया है कि यथार्थवादी नीति के कारण अमेरिका ने बिना कोई गोली चलाए सोवियत रूस को हरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह रूस से लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन जो उसकी विदेश नीति थी वो यथार्थवादी थी और उसके कारण उसने आसानी से सोवियत रूस को हरा दिया। इसके विपरीत 1990 के बाद जो आगे के 30 साल आए उसमें अमेरिका के द्वारा उदारवादी नीति अपनाई गई और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि उसकी शक्ति में कमी आई है और उसके सामने चीन एक बहुत बड़ा संकट बनकर के सामने आ गया है। यहाँ पर कोलेटरल डैमेज की चर्चा की गई है और कहा गया है कि किस तरीके से 2004 से 2019 के बीच अमेरिकी वायुसेना ने कई देशों में 1,75,842 बम गिराए हैं और कहा है कि इसके कारण लगभग 8 लाख लोगों की जान चली गई और अमेरिका के 5.1 ट्रिलियन बर्बाद हो गए। आप सभी जानते हैं कि 1990 के बाद अमेरिका के द्वारा बहुत सारे देशों पर हमला किया गया। अफगानिस्तान इसका एग्जाम्पल है, इराक इसका एग्जाम्पल है। वहां पर बहुत सारे लोगों की जानें गई, लेकिन अभी भी इन देशों में स्थिरता कायम नहीं हो सकी है। अभी तो यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से अमेरिका उसे छोड़ करके जा रहा है वो कहीं फिर से अंधेर युग में ना चला जाए, वहां पर फिर से जो है बहुत सारे गुटों के बीच में लड़ाई ना छिड़ जाए। यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका के इस कदम के कारण उसकी जो छवि है पूरी दुनिया में खराब हुई और इसका नुकसान उसे चुकाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर कहा गया है कि 1980 में पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में देखा जाए तो चीन का सकल राष्ट्रीय उत्पाद अमेरिका के 10% के बराबर था और 2014 आते आते पीपीपी के मामले में चीन अमेरिका से भी बड़ा हो गया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गया। और इसमें अब कोई भी संदेह नहीं है कि आगे 3 दशकों तक अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चीन है। यहां पर किसिंजर के यथार्थवादी व्यवहारिकता का चर्चा किया गया है और कहा गया है कि 1990 के पहले जो अमेरिका के विदेश नीति थी वहां पर उन्होंने चीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। आप सभी जानते हैं कि माओ जेडोंग के द्वारा चीन में बहुत सारे अत्याचार किए गए थे, बहुत सारे मानवाधिकार के उल्लंघन उनके द्वारा किए गए। यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि 1958 से 1961 और वहाँ पर उसके द्वारा जो सांस्कृतिक क्रांति की बात की गई थी जो कि 1966 से 1976 तक चला था, उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका ने बहुत सारे मामलों में चीन का साथ दिया और उस समय अमेरिका की जो नीति थी वो यथार्थवादी थी। यहां पर यथार्थवादी कहने का मतलब यह है कि वो सच्चाई को देख करके काम करता था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमेरिका रूस से लड़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम थे, लेकिन अमेरिका की जो यथार्थवादी नीति थी यानी कि उस समय जो दुनिया की सच्चाई था उसको ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई और उसने आसानी से रूस को हरा दिया। लेकिन 1990 के बाद जो उदारवादी नीति अमेरिका ने अपनाई यानी कि मानवाधिकार के नाम पर उसने इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान में हमला किया, लेकिन इसका कोई भी फल उसे नहीं मिला। उल्टे यहां पर यह कहा गया कि 1990 के बाद से अमेरिका के शक्ति में कमी ही आई है। अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे मोर्चों पर अपना पैसा बर्बाद किया। इसी बीच चीन ने तरक्की की और अब उसके सामने वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा हो गया है। यहां पर 1980 के दशक में किस तरीके से अमेरिका के द्वारा चीन का समर्थन किया गया था उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है और कहा गया है कि 1981 में जुलाई 13 से 17 तक कंपूचिया में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें अलेक्जेंडर हैग के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने वास्तव में आसियान देशों के खिलाफ चीन का समर्थन किया जब चीन ने कहा था कि खमेर रूज को कंबोडिया में सत्ता में फिर से वापस लौटने की अनुमति दी जाए जब वहां से वियतनामी आर्मी वापस चली आए। यहां पर बात हो रही है कंबोडिया वियतनाम युद्ध की और आप सभी जानते हैं कि खमेर रूज जो कि एक तानाशाह था
जिसका समर्थन चीन सरकार कर रहा था और ये कह रहा था कि युद्ध के बाद खमेर रूस को सत्ता सौंप देनी चाहिए। और चीन के इस रुख का विरोध आसियान के देश कर रहे थे, लेकिन यहां पर अमेरिका ने चीन का समर्थन किया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा एक तानाशाह का समर्थन किया जा रहा है। और अमेरिका का ये रुख उस समय बहुत सारे देशों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया था और कहा गया था कि अमेरिका, जो कि खुद एक लोकतांत्रिक देश है, किस तरीके से एक तानाशाह को सपोर्ट कर सकता है। यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि अमेरिका ने इस दौरान बहुत सारे जगहों पर उदारवादी कदम भी उठाए। जिस तरीके से उन्होंने फिलीपींस में वहां के तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस को हटाने का समर्थन किया, उसे ये समझ में आता है कि उस समय यथार्थवादी व्यवहारिकता के युग में भी उदारवादी तत्व यहां पर अमेरिका के विदेश नीति में मौजूद थे। लेकिन जो उसकी विदेश नीति थी, वहां पर ह्यूमन राइट को, लोकतंत्र को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी और दुनिया की सच्चाई को देखते हुए वो अपनी विदेश नीति बनाते थे। लेकिन 1990 के बाद से इसमें चेंजेस आया। उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई। जहां भी तानाशाही उन्होंने देखा वहां पर उन्होंने हमला किया। इराक और अफगानिस्तान इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। और इसका असर ये हुआ कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी शक्ति को खो दिया, आर्थिक तौर पर भी और सैनिक तौर पर भी। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर अमेरिका को चाइना को कंटेन करना है, उसे कंट्रोल करना है, तो उसे फिर से अपनी विदेश नीति में चेंजेस करने होंगे और यथार्थ को देखते हुए उन्हें अपनी विदेश नीति को बनाना होगा। आइए अब एक न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं और ये न्यूज़ भी चाइना और यूएस के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर न्यूज़ का शीर्षक है, चाइना से इट ड्रोव अवे यूएस वॉरशिप। ये न्यूज़ आज के पेपर के पेज नंबर 11 में आया है और ये न्यूज़ भी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चीन की सेना के द्वारा ये कहा गया कि उसने एक अमेरिकी युद्धपोत को भगा दिया है, जो सोमवार को पैरासेल द्वीप समूह के आसपास अवैध रूप से चीनी जल में प्रवेश कर रहा था। आप सभी को याद होगा कि 12 जुलाई 2016 को हेग में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई भी ऐतिहासिक दावा नहीं है। और इसी को देखते हुए 12 जुलाई को यूएस के द्वारा दक्षिण चीन सागर में हर साल अपना एक वॉरशिप भेजा जाता है, जो यह दर्शाता है कि जो दक्षिण चीन सागर है वो फ्री है। और इसी को देखते हुए फिर से यूएस का वॉरशिप दक्षिण चीन सागर से होकर के गुजरा, जिसे कि यहां पर चीन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने उसे भगा दिया है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में जो द्वीप हैं उन पर चीन, ताइवान, वियतनाम के द्वारा अपना अपना दावा किया जाता है और इसी के कारण इन देशों ने अपने अपने यहाँ के कानून वहाँ पर थोप दिए हैं। और जिसमें ये कहा है कि अगर कोई भी सैन्य पोत यानी कि वॉरशिप वहाँ से गुजरेगा तो उसे इन देशों से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि बिना बताए किसी भी देश का वॉरशिप इस एरिया से होकर के नहीं गुजरता। और इसी को देखते हुए यूएस के द्वारा हर साल वहां पर अपना एक वॉरशिप भेजा जाता है, जो इस एरिया में इन देशों के दावों को चुनौती देता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो वॉरशिप इस बार दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र में प्रवेश किया है उसका नाम है यूएसएस बेनाफोल्ड। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे देश, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना तो है ही, ताइवान, इन सभी के द्वारा दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर अपना अपना दावा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर चाइना है जो कहता है कि पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर, ये जो रेड लाइन है वो चाइना के दावे को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर को ही चाइना के द्वारा अपना बताया जाता है। ये जो येलो लाइन है वो मलेशिया का दावा किया हुआ क्षेत्र है। मलेशिया कहता है कि जो क्षेत्र है वो उसका है। और आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे लाइन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर वियतनाम के द्वारा, जिसको कि हमने यहाँ पर ब्लू लाइन से दिखाया है, उस पूरे क्षेत्र पर वियतनाम का दावा किया जाता है। इसके अलावा ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान के द्वारा भी ये पूरा का पूरा क्षेत्र पे दावा किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इसी के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है विवादित हो चुका है। चूंकि चाइना जो है सबसे बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली भी है, तो उसके द्वारा जो है
इस पूरे क्षेत्र को क्लेम किया जाता है कि वो उसका है ऐतिहासिक तौर पर, और यहाँ जो आइलैंड है वो भी अब यहाँ पर विवादित हो चले हैं, क्योंकि चाइना कहना है कि ये सारा का सारा क्षेत्र चूंकि उसका है तो ये सारे आइलैंड भी उससे जुड़े हुए हैं, और अगर इस क्षेत्र से किसी वॉरशिप को जाना है तो उसे चाइना की परमिशन लेनी होगी। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि बहुत सारे देश, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, उनके द्वारा भी इस क्षेत्र में अपना दावा किया जाता है। तो सभी के द्वारा जो है ये जो आइलैंड है उस पर भी दावा किया जाता है, और इसीलिए जो आइलैंड है वो पूरे तरीके से विवादित हैं। और इस विवाद को देखते हुए 2013 में फिलीपींस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको हम UNCLOS कहते हैं, 1982 के तहत परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चुनौती दी गई, और यहां पर इस कोर्ट के द्वारा 12 जुलाई 2016 को फैसला सुनाया गया और कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में चीन का कोई भी ऐतिहासिक दावा नहीं है, यानी कि उसके द्वारा जो ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो दक्षिण चीन सागर है वो उसका है, इस बात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसका कि विरोध चीन के द्वारा किया गया, और चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और तब से ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र विवादित है। और यूएस के द्वारा हर साल 12 जुलाई को अपने वॉरशिप को वहां पर भेजा जाता है, ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि ये पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो एक खुला क्षेत्र है, और किसी भी देश का व्यापारिक जहाज हो या सैनिक जहाज हो वहां से जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अफगान सिचुएशन टू डोमिनेट जयशंकर सेंट्रल एशिया विजिट, और ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 13 और 14 जुलाई को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे, जिसके बाद वो 15 और 16 जुलाई को क्षेत्रीय संपर्क सम्मेलन यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ताशकंद जाएंगे, और यहां पर एससीओ की मीटिंग में और रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान का जो मुद्दा है वो डोमिनेंट होगा, और इसी की यहां पर चर्चा की गई है। यहां पर बताया गया है कि इन दोनों बैठकों में जो फोकस होगा वो अफगानिस्तान होगा। आप सभी जानते हैं कि जब से अमेरिका और नाटो के सैनिकों को वहां से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तभी से वहां पर तालिबान के द्वारा बहुत ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, और उसकी जो सुरक्षा स्थिति बिगड़ी हुई है उसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और यहां पर जो बैठकें होंगी उसमें भी पूरा का पूरा फोकस अफगानिस्तान पर ही होने वाला है। यहां पर दुशांबे में 14 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें 8 देश शामिल होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि एससीओ में जो सदस्यों की संख्या वो 8 है, जिसमें रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, भारत सहित मध्य एशिया के बहुत सारे देश शामिल हैं। और यहाँ पर ये जो बैठक होने वाली है उसमें आमतौर पर उप विदेश मंत्री शामिल होते थे, लेकिन इस बार इस बैठक के स्तर को अपग्रेड किया गया है, और यहाँ पर सारे देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे से अफगानिस्तान के ऊपर बातें करने वाले हैं, और सबसे अंतिम में इनके द्वारा अफगानिस्तान पर एक संयुक्त वक्तव्य भी दिया जाएगा। यानी कि ये जो अपग्रेड किया गया है उसे साफ साफ पता चलता है कि एक बहुत बड़े स्तर पर इन देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा किया जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें हो सकती हैं, जिस तरीके से उज्बेकिस्तान के द्वारा ये कहा गया है कि वह दक्षिण और मध्य एशिया के बीच में व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए बातें करना चाहता है, खास करके पाकिस्तान और भारत के साथ। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत के साथ वो छाबर परियोजना के महत्व को लेकर के चर्चा करेंगे, और उज्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहता है, जिससे उसे पाकिस्तान के पोर्ट को यूज करने का अधिकार मिल जाएगा। यहाँ पर उज्बेकिस्तान के द्वारा ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उज्बेकिस्तान ये चाहता है कि उज्बेकिस्तान, भारत और ईरान का जो एक अलायंस बन रहा है उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, और वो भारत के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहता है।
तो यहाँ पर कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो अफगानिस्तान पर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर शांति नहीं रहती है तो उसके कारण मध्य एशिया के बहुत सारे देश, चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि महंगाई से जुड़ा हुआ है। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर इन्फ्लेशन का डाटा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन्फ्लेशन अभी भी 6% से ऊपर है और यहाँ पर बात हो रही है जून के महीने की। तो इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई है वो लगातार 6% से ऊपर बना हुआ है और जिसका बोझ अब आम आदमी पर पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये उम्मीद लगाई है कि जिस तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर बना हुआ है, उसको देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के अनुमान पर फिर से विचार करना पड़ेगा, जो कि 5.1% है। आप सभी को यहाँ पर याद होगा कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो है 2021-22 के लिए जो मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया था वो 5.1% था, लेकिन जिस तरीके से मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने इस डाटे को रिवाइज करना होगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अब सरकार को भी अपने फिस्कल पॉलिसी में ऐसे चेंजेस करने होंगे। आप सभी को पता होगा कि सरकार के द्वारा जो महंगाई को कम करने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और जो आरबीआई के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दोनों पॉलिसीज में अब बहुत ही बड़े बदलाव की जरूरत है महंगाई के इस स्तर को कम करने के लिए। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जून 2019 से लेकर के जून 2021 तक भारत में जो महंगाई का दर है, चाहे वो गांव के क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि जो रूरल एरिया में जो महंगाई का दर है वो 6.16% है, और जो अर्बन एरिया जो कि रेड लाइन से यहाँ पर दर्शाया गया उसमें जो महंगाई का दर है वो 6.37% है। और अगर दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो जो महंगाई का दर है जून के महीने में वो 6.26% बना हुआ है, जो कि मई के महीने से सिर्फ 0.04% ही कम है। आपको याद होगा कि मई के महीने में जो महंगाई की दर थी वो 6.3% के आसपास थी, और अभी जो महंगाई का दर है वो 6.26% है, यानी कि जो कमी आई है वो 0.04% की है, जो कि एक बहुत ही मामूली कमी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन का दर देखा जा रहा है वो खास करके खाने पीने के सामान में जो महंगाई आई है उसके कारण देखा जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी महंगे हो गए हैं, यानी कि फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और फूड इन्फ्लेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। और इस पर सरकार को अब गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये जो फूड इन्फ्लेशन है उसके कारण बहुत सारे जो आम लोग होते हैं उनका जीवन यापन करने में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो या तो गरीबी रेखा से नीचे रहता है या मिडिल क्लास में आता है, जिस पर महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और सरकार को अपनी पॉलिसीज में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, जिससे इन्फ्लेशन की दर को 6% से नीचे लाया जाए। आप सभी को याद होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो इन्फ्लेशन का बैंडविड्थ रखा गया है वो 2% से 6% के बीच का है, और एवरेज जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4% रखने की यहाँ पर बात हुई थी। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है पिछले 6 महीने से कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 6% से ज़्यादा है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पे एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इन ए ब्लो टू ओली, नेपाल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स देउबा टू बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। और ये न्यूज़ भी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला क्यों सुनाया है। यहाँ पर कहा गया है कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रतिनिधि सभा को 5 महीने में दूसरी बार बहाल कर दिया है और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को
नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया गया है और इसको समझने के लिए आपको द हिंदू समाचार पत्र में यहाँ पर जो एक ट्विस्ट एंड टर्न नाम से एक फोटो दिया गया है, उसी के आधार पर आप आसानी से इस समाचार को समझ सकते हैं, घटनाक्रम को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो घटनाक्रम समझाया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नेपाल में घटनाक्रम बदले हैं। 20 दिसंबर 2020 को केपी शर्मा ओली के द्वारा राष्ट्रपति को यह रिकमेंडेशन दिया गया कि उन्हें पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए और इसको लेकर के जब अन्य विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को, ध्यान रखिएगा ये सारे ईयर, 23 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति के उस आदेश को बदल दिया, यानी कि पार्लियामेंट को फिर से बहाल कर दिया। और इसके बाद 10 मई 2021 को केपी शर्मा ओली कॉन्फिडेंस वोट में हार गए और फिर से इसके बाद उन्होंने जो है राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन भेजा कि राष्ट्रपति को पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी में ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास मेजोरिटी हो और यहाँ पर इलेक्शन करवाने चाहिए। और इसको देखते हुए राष्ट्रपति ने फिर से वहां के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और केपी शर्मा ओली वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करने लगे। 24 मई 2021 को अपोजिशन पार्टी के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और यहां पर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया राष्ट्रपति को कि उन्हें फिर से पार्लियामेंट को बहाल करना पड़ेगा और अपोजिशन लीडर शेर बहादुर देउवा को पीएम के रूप में अपॉइंट करना होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार ढंग से दिया गया है। आप आसानी से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि नेपाल में कौन कौन से घटना कब कब हुई। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि वहाँ की राष्ट्रपति भंडारी के द्वारा 22 मई को 275 सदस्यीय निचले सदन को भंग कर दिया गया था और यहाँ पर 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा भी कर दी गई थी, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा इस जजमेंट के लिए नहीं रुका गया और 12 और 19 नवंबर को पूरे देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा भी कर दी गई। तो यहाँ पर ये जो घटनाक्रम है वो नेपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको भी इन घटनाक्रम को ध्यान में रखना है। आइए अब मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं और आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है, विधानसभा न केवल कानून बनाने का कार्य करती है बल्कि शासन के कई अन्य पहलू हैं जो इसके आवश्यक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं, जैसा कि जिज्ञासु और सिफारिश शक्तियां, जिनका उपयोग बेहतर शासन के लिए किया जा सकता है। इस पर अपनी राय रखें। तो जो फर्स्ट एडिटोरियल में हमने चर्चा की थी कि विधानसभा सिर्फ कानून बनाने का ही कार्य नहीं करता है, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे आवश्यक कार्य हैं जिनसे शासन को और बेहतर किया जा सकता है और इसी को आधार मान करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और इस पर आपको अपनी राय रखनी है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, यथार्थवादी व्यवहारिकता को त्यागने और उदार आदर्शवाद की ओर जाने में अमेरिका ने एक बड़ी गलती की है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो जैसा कि हमने बात किया कि पूरी दुनिया में अमेरिका का जो पावर है उसमें कमी आई है और कहीं ना कहीं उसकी विदेश नीति में जो परिवर्तन हुआ 1990 के बाद वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने उत्तर को यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये द हिंदू एनालिसिस पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी समझ को बढ़ाने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं द हिंदू एनालिसिस के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।